दिस रात आप है आपके लॉफ कोच राहुल मार्किन के साथ, और आज हमारे पास एक ऐसी कोच है जिन्हें मतलब सिर्फ मोहब्बत के बारे में नहीं, पूरी आई थिंक लाइफ के बारे में अगर आपको कोचिंग लेनी हो, ही इज द राइट पर्सन। एंड ये उन कुछ लोगों में से एक है जिनके नाम के साथ उनका ऑरा चल के आता है। सो व्हेन ही इज सिटिंग ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, एंड उनका जो ऑरा है रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि मतलब कितने डाउन टू अर्थ, कितने सिंपल येट कितने सुलझे हुए इंसान है ये। His name is Dr. Krishna Kinkar. आज इनसे बात करेंगे about spirituality, about relationships and a lot more. सबसे पहले thank you for joining us, Dr. Krishna Kinkar. कैसे आप? थैंक यू, राधे राधे। आई एम फाइन, आई एम ग्रेट। बस कृपा है ठाकुर जी की। अरे आप क्या कैसे हैं? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। आपकी वैसे तो उम्र पता नहीं चलती आपके चेहरे से, बट आप आपकी उम्र जानने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी किस एज में आपको समझ आ गई थी कि यही दिशा है जहां मुझे जाना है? देखिए, कहना खुद से कि मुझे समझ में आ गया इट्स वेरी डिफिकल्ट। हकीकत ऐसी है कि हमारे यहाँ जैसे संसार में, दुनिया में, लाइफस्टाइल में हम चूज करते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट सीखना है, किससे सीखना है, बट अध्यात्म में हमारे गुरु हमें चुनते हैं। हाँ, कि वो बताते हैं कि ये इस योग्य है कि नहीं, ये चल पाएगा कि नहीं। सो बेसिकली मेरे पिताजी के शादी होने के 3 साल पहले जब पिताजी प्रचार करते थे, सत्संग करते थे, तो हमारे गुरुजी ने उनसे कहा कि 3 साल बाद तुम्हारी शादी होगी और एक बेटा होगा, उसका नाम कृष्ण किंकर रखना, वो आगे जाके प्रचार करेगा। तो ये मेरा डिसीजन था ही नहीं, ये हमारे गुरुजी की कृपा या उनका विजन था कि जो उन्होंने पहले से इस चीज़ को बताया। और लगभग मैं 3 साल का रहा था जब पहली बार सत्संग करने का मौका मिला, और साउथ में थे हम लोग, कोयम्बटूर के पास, तो वहाँ पहली बार। क्या आपको याद है कि जब मतलब हमारी जो फर्स्ट मेमोरी, शायद मुझे ये याद है 3 साल का जब मैं था, मुझे मेरी पिताजी ऐसे मेरी बाजू पकड़ के जोर से स्कूल की तरफ ले जा रहे हैं और मैं चीख चिल्ला रहा हूँ, मैंने नहीं जाना है स्कूल। आपकी फर्स्ट मेमोरी क्या है 3 साल वाली? बहुत सारी मेमोरीज है, उसमें से एक ये मेमोरी है कि सत्संग चल रहा था, तो मेरे पिताजी अक्सर इस चीज़ को बताते हैं, और वो कुछ विज़न है भी दिमाग में कि सत्संग हो रहा था, और मैं चल कर के वहाँ गया और स्टेज पे चढ़ के मैंने पिताजी से कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उनसे मैंने कहा कि पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो दीजिए, मैं कौन हूँ। ऐसा वो बताते। तो फिर वहाँ कुछ अबाउट भगवान कृष्ण की कोई टीचिंग जो थी कि अपने मन को कैसे लगाना है, जैसे आपने रिलेशनशिप की बात किया, जो भी हम आगे बात करने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा मन है। तो उसको कैसे हम कंपोज कर सकते हैं, उसको कैसे हम डायरेक्शन दे सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, सारी बातों पे कुछ चर्चा हुई थी। ये तो रहा आपका सबसे पहला सत्संग, बट आपको याद है कि वो फर्स्ट टाइम व्हेन यू नो, या मुझे पता है कि आप खुद नहीं बताएंगे कि व्हेन यू गॉट एनलाइटेंड, आप ये बोलेंगे कि मैं इस राह पे भी चल रहा हूँ, बट एक्चुअली में मतलब वो एक वक्त जब वो सिटोरी का, जब वो वक्त होता है जब आपको समझ आ जाता है कि ये जो सारी दुनिया है बस ये सिर्फ मिथ्या है, और मुझे मेरी जो असली राह है वो ये है। तो वो किस उम्र में जाके समझ आया था? अगर मैं इस बात पे कुछ कहूँ तो शायद वो ऐसा ही है कि कोई ऐसा मोमेंट नहीं था जब ऐसा रियलाइज हुआ। अच्छा। शायद ये कहना सही होगा कि गुरुजी की कृपा ऐसी थी बचपन से कि ऐसा कभी थॉट आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कैसा सोचना पड़ा, या ऐसा किसी दिन रियलाइज हुआ कि ओह ये दोनों अलग है। ना, बचपन से क्योंकि वो एटमॉस्फेयर वैसा था, या गुरुजनों की कृपा ऐसी थी कि कभी इस तरह से सोचना नहीं पड़ा, वो पहले से ही क्लियर था कि चीज़ों में अंतर क्या है। क्योंकि आप प्रैक्टिकली उसी चीज़ को रोज़ देख रहे हैं। जब आप यात्रा करते हैं, हमारे यहाँ सत्संग में एक बात कही जाती है कि व्हेन यू ट्रेवल ना, जब आप यात्रा करते हैं तो आपको बहुत कुछ सिखा देता है यात्रा को, कि आप 7-7 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं और उसमें नए लोगों से मिल रहे हैं, फिर 7 दिनों में उनसे डिटैच हो रहे हैं, फिर नए लोगों से मिल रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको वहीं सीखने को मिल जाता है। अमूमन लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन या धर्म के साथ जोड़ते हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना होगा? देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह तरह से अपनी डिबेट या अपने वर्जन्स रखे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए बहुत सीधी सी बात हमारे गुरुजी ने कहा, बहुत सिंपल बात, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको एक गिलास पानी देता है,
तो अपन बदले में थैंक यू कहते हैं। हम्म एक सिंपल एटीट्यूड, आपका मैनर्स है, एटिकेट्स हैं जो सिखाए जाते हैं कि अगर कोई आपकी जरा सी भी हेल्प करता है तो अपन थैंक यू कहते हैं। तो सेम, सुबह जब आप आँख खोलते हैं तो आप भगवान को धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू भगवान, तूने मुझे रहने के लिए घर दिया। आप नहाने जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है गर्म से नहाओ कि ठंडे से नहाओ, भगवान का धन्यवाद है। ना जाने कितने, अपने देश नहीं पूरी दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहाँ पानी के लिए झगड़े हैं, और अपन लोग नहा के आते हैं तो चूज़ करना होता है क्या पहनना है, ये शर्ट पहनूं, ये टी शर्ट पहनूं कि क्या पहनूं। तो हमारे पास ऑप्शन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं, जो आप और हम फेंक देते हैं, बेचारे वो पहन रहे हैं, तो उसका हम धन्यवाद दे सकते हैं। या नाश्ते के लिए बैठते हैं तो कितने लोगों का तो नाश्ते से वास्ता नहीं पड़ता, तो हम उसके लिए थैंक यू कह सकते हैं। तो ऐसे आँख खुलने से रात में आँख बंद होने तक डेली रूटीन में हर चीज़ जो हमें मिल रही है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, भगवान को थैंक यू कहना है, इस भजन उसको याद करना। अब इसको आप क्या? स्पिरिचुअल समझ लीजिए, रिलीजियस समझ लीजिए, जिस भाषा में आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे समझ के अच्छा काम कीजिए, उसको याद कीजिए, बस simple। क्या बात है। आपने बहुत छोटी उम्र से ये धर्म यात्राएं शुरू कर दी थी और अभी तक कर रहे हैं। अभी भी आप एक बैग लेके यहाँ पर स्टूडियो में आए हैं, तो आई एम कंप्लीटली आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप कहीं से ट्रैवल ही करके आ रहे हैं। आ, आप बहुत सारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चेज में गए होंगे। कौन सा एक या दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे असल में आपको एनर्जी का एक फ्लक्स मिला हो, आपको आपको वहां से निकलने का ही मन नहीं कर रहा हो? इसमें दो तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। एक जवाब तो ये है कि जहाँ आप अपने आप को कंपोज कर पाते हैं, या आप उस फीलिंग या उस थॉट के साथ जाते हैं तो आप कनेक्ट करते हैं। जी। लेकिन जैसा आपका सवाल है उसके लिए अगर मैं कहूँ तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, हाँ। एफर्टलेस है। जी जी। जैसे वृंदावन में बहुत सारे स्थान हैं। अच्छा। जब आप जो हमारे गुरुजी के द्वारा स्थापित जो आश्रम है श्री प्रिया प्रीतम धाम, अच्छा। जो वहाँ आप ठाकुर जी के सामने बैठते हैं, स्नान ध्यान करके माला करते हैं, या जो भी आप अपने वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ जो एक्सपीरियंस है, जो वहाँ का वाइब्रेशन है, जो ऑरा है, वो एक अलग फील देता है। या वृंदावन में तटीय स्थान एक जगह है यमुना जी के किनारे, तो वहाँ डिवाइन है, क्योंकि वहाँ आज भी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई अच्छा। फैन नहीं, आज भी घी के दिए जलते हैं। अरे वाह। और पंखों से हवा होती है और कहीं भी पक्का मार्बल नहीं है, पूरे में यमुना जी की रज बिछी हुई है। वाह। सो जब आप वहाँ जाते हैं तो आसपास कोई शोर नहीं, कोई टीवी का, कोई गाड़ियों का, तो वो प्लेस ऐसी है कि देयर यू कैन फील वृंदावन। वाह। तो ऐसे बहुत सारे वृंदावन में स्थान है। और एक स्थान है नवद्वीप श्री चैतन्य महाप्रभु का, जहाँ पे श्रीवास आंगनबाड़ी करके एक जगह है, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नाम संकीर्तन शुरू किया था। अच्छा। जहाँ रात रात भर कीर्तन होता था, और उनके कीर्तन की स्पेशलिटी ये थी कि आने का टाइम बताया जाता था, जाने का नहीं। अरे वाह, क्या बात। तो रात 10 बजे शुरू होता तो रात रात भर कीर्तन होता था। वाह। तो आज भी जब आप वहाँ जाके कीर्तन करते हैं, हाँ तो आपको जुड़ने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो जगह आपको अपने आप एक्सपीरियंस देती है। क्या बात है। आप हर वक्त ही जाप करते रहते हैं, क्योंकि इस वक्त भी आपने माला पकड़ी हुई है, तो और अगर ऐसा है तो आप खुद को कैसे क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, इतना सारा नॉइस है ऑल अराउंड, हर जगह इतने सारे लोग हैं, आप कैसे खुद को उन चीजों से डिस्कनेक्ट करके आप जाप में खुद को कैसे कर लेते हैं? सच्ची बात है कि मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूँ, ये तो बस साथ है, इनकी कृपा है, थोड़ा बहुत जो करा लेती है। हकीकत ये देखिए, डिस्ट्रैक्शन और अपने आप को फोकस करने की दुनिया का हर आदमी करता है। आप सड़क पे जाइए, सारे लोग अपने मोबाइल में लगे हुए चल लेते हैं, सड़क क्रॉस भी कर लेते हैं और सही जगह पहुंच जाते हैं, है ना। पूरे वो बिल्कुल डूबे हुए हैं, उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है ना कुछ और दिखाई दे रहा है, वो अपनी जगह पहुंच जाते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लें कि जब आप किसी मॉल में जाते हैं एंड व्हेन यू आर क्लियर कि व्हाट यू वांट, तो उसमें बहुत सारे और शोरूम्स हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, पर आप सीधे उसी दुकान में जाते हैं और वही चीज जो आपको लेनी है आप सीधे डिस्कस करते हैं, लेते हैं, अपना लेके आ जाते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। सो व्हेन यू नो व्हाट इज योर गोल, व्हाट यू वांट, व्हेन यू हैव अ क्लियर विजन अबाउट दैट, सो फिर कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। डिस्ट्रैक्शन आता ही तब है जब आप क्लियर नहीं होते। व्हेन यू आर नॉट क्लियर कि व्हाट यू वांट, then there's so many options and options make confusions, कि when you have so many choices, तब वो confusion आता है कि ये अच्छा रहेगा। तो किसी का कलर अच्छा लगता है, किसी का प्राइस अच्छा लगता है, किसी का कंफर्ट अच्छा लगता है, किसी की क्वालिटी अच्छी लगती है, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि क्या मैं लूँ, ऐसा। हमारे धर्म में सबसे पहले आता है ब्रह्मचार्य, फिर उसके बाद फिर इंसान शादी करता है, गृहस्थ जीवन आता है, फिर उसके बाद
जब उसके बच्चे वच्चे सब सेटल हो जाते हैं फिर कहते हैं कि चलो अब आप वनवास पे जा सकते हैं। हाँ बट कई जिन्हें जिन्हें पहले ही इन चीज़ों का समझ आ जाती है कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है और हमें पहले ही इसी पाथ पे चलना है, इसी रास्ते पे निकलना है, और वो अपने बहुत सारे साल बचा भी लेते। नॉर्मली हमें समझ बहुत लेट आती है, शायद जब हम 50 या 60 साल के हो जाते हैं तब हमें बेड से भी उठना मुश्किल हो जाता है। तो उस उम्र में शायद इतना कुछ हो भी नहीं पाता है। सो नॉर्मली इस एज में व्हेन यू आर इन योर 20s और 30s तो ध्यान कैसे लगाया जाए? इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहले आपने जो जहाँ से शुरू किया उसको एक बार थोड़ा क्लियर कर लेते हैं दर्शकों के लिए कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में लाइफ को 100 साल का एक एवरेज में जी जी जी, हाँ जी। और उसको 4 पार्टों में उन्होंने डिवाइड कर दिया बराबर बराबर कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 साल तक गृहस्थ जिसमें हाँ शादी जी, करते हैं, एंड 25 साल वानप्रस्थ, वनवास। एंड आफ्टर जो लास्ट 25 है उसमें संन्यास। हाँ जी। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन ब्रह्मचारी मतलब जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है पैदा होने से लेके 25 तक, तो आज भी आप देखेंगे तो ग्रेजुएट होते होते लगभग यही एज हाँ जी, 24-25 साल तक आदमी पढ़ाई कर ही रहा होता है। तो वहां उनको कहा गया कि चाहे वो गृहस्थ ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, वानप्रस्थ या सन्यास, किसी भी आश्रम में क्यों ना, भजन चारों में है कि बचपन से ही जब आप नर्सरी में हैं या आप स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा आपको होश आ रहा है, वहीं से पेरेंट्स की ड्यूटी हो जाती है कि उसको अच्छे संस्कार देना। जब वो बोल नहीं सकता तब आप बोल सकते हैं, उसके कान में राधे राधे कह सकते हैं, हनुमान चालीसा है, राधा चालीसा है, गीता जी के श्लोक है, रामायण की चौपाइयाँ हैं, आप बचपन से उसके कान में डाल सकते हैं। जैसे जैसे वो बोलना पढ़ना चालू कर रहा है, उसको ज़्यादा नहीं 10 मिनट आप मंदिर में आपने एक ड्यूटी, उसको एक प्रोटोकॉल बता दे कि ये तो फॉलो करना है। स्कूल जाने से पहले आप एक छोटी सी प्रेयर कर लीजिए, बहुत लंबा टाइम नहीं, एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट, लेकिन वो ईमानदारी वाले 10 मिनट्स। हाँ। कि वो आपने किए, अपने जैसे नहीं कि हम हनुमान चालीसा भी से स्पीड में पढ़ रहे हैं कि हनुमान जी के भी समझ में नहीं आती कि शुरू कभी खत्म कैसे होगी, वैसा वाला नहीं, प्रॉपर ईमानदारी वाला कि अगर आप एक माला करते हैं बट वो एक माला भी आपकी ईमानदारी वाली हो, अच्छी हो, प्योर हो, उसमें फिर डिस्ट्रक्शन ना हो, आप पूरे फोकस होके कर रहे हैं। तो जब आप ये काम बचपन से कर रहे होते हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि फिर एज 20 है या 60 है। जब आपने कभी किया नहीं है तब अचानक जब करना होता है तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, मन भटकता जाता है। और रही बात अब दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट जो है कि 20-21 साल में या किसी भी एज में करना चाहे, इन शॉर्ट, तो उसको एक सही गुरु की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस तरह का पॉडकास्ट सेटअप करना हो, मुझे उसका आइडिया नहीं, तो जो इसका गुरु है, गुरु का मतलब जो इसके बारे में जानता है, जिसके पास उसका एक्सपीरियंस है, तो जब मैं ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाऊंगा तो बहुत इजीली बता देगा कि भटकने की जरूरत नहीं है, ये कैमरा लगाओ, ये सेटअप होता है, ये लाइट है, ये एंगल है, बैठ जाओ, हो गया काम खत्म। तो सेम वैसे ही जब सही गुरु मिलता है तो किसी भी एज में वो बता देता है कि बेटा फोकस कैसे होना, ध्यान में डूबना है कैसे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब हम बात करते हैं आज अभी की जो जनरेशन है, जिसे हम जेनजीज भी कहते हैं। जब प्रेम का जो मायने हैं बहुत बदल गए हैं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, पहले के बनस्पत बहुत ज़्यादा डिल्यूशनल है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। इस उम्र में स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली उन्हें बहुत हेल्प करेगी। दैट्स वाई मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे इस बारे में पूछना चाहूँगा। सबसे पहले, हम ऐसा क्यों होता है कि हम गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? देखिए, इसका बहुत इजी तरीका है या कारण है। देखिए, दुख जो है, आपने देखा होगा कि दुखी लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। हाँ जी। मुस्कुराते हुए सुखी लोग कम मिलते हैं, क्योंकि देखिए सुखी रहने के थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, दुखी होने के लिए कुछ नहीं करना है। तो जो चीज़ बहुत इजी होती है और जिसको हम सोचते हैं कि बहुत शॉर्टकट है, बहुत इजी है, तो वो चीज़ उस तरफ आदमी ज़्यादा जाता है। तो ऐसा कहना कि सिर्फ आज के लोग कंफ्यूज हैं या हमारी जो आज की जनरेशन, ऐसा कहना गलत होगा। हमारी आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है और शार्प, उसको मालूम है उसे क्या चाहिए। कंफ्यूजन हमेशा से था। हमारे माता पिता को, उनके माता पिता को, पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमेशा से कंफ्यूजन था। फर्क इतना है कि तब ये मीडियम नहीं था कि ज्यादातर लोगों को पता चल सके। जी। तो वो इतना कॉन्वर्जेशन कभी बाहर आए नहीं। कंफ्यूजन हमेशा रहा। अंतर क्या है कि अगेन, जब सही गुरु आपके पास है तो आप उस कंफ्यूजन से बच सकते हैं। व्हेन यू नो कि सही क्या है और गलत क्या है। अगेन, आप ही के एग्जांपल में मैं कहूँ कि अगर कौन सी लाइट किस एंगल से सही रहेगी, किसका रिफ्लेक्शन सही रहेगा, एडिटिंग रूम में कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा सहायता देगी, वो आपके काम को इजी कर लेती है। और व्हेन यू डोंट नो, तो वही लाइट
एक्स्ट्रा हो जाए हाँ तो बर्न कर देगी। तो सेम वैसा है, तो वो एक गुरु बताता है। तो जब लाइफ में हमारे गुरु नहीं होता तो हम ज़्यादातर गलत जगह जाते हैं। जैसे मेरे लिए आपका स्टूडियो नया है, तो नई जगह जाने में बिना किसी गुरु के टाइम और पैसा दोनों ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है तो आप ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा किराया लगेगा और टाइम आपका वेस्ट होगा। बिल्कुल। व्हेन यू नो अ पर्सन हु नो द परफेक्ट एड्रेस, हाँ तो कुछ नहीं करना, आप उसके साथ बैठना है, वो चुपचाप आपको ले आएगा, आप बिल्कुल आराम से इस तरह से हम लोग पहुंचा हंसते हुए देंगे चर्चा आप। कर सकते बिल्कुल बिल्कुल सही। आपके चेहरे पे स्माइल देखकर मुझे कभी ऐसा हल्का सा भी प्रतीत नहीं हुआ कि आपको कभी गुस्सा आता होगा, बट हम जब रिलेशनशिप में होते हैं एक दूसरे के ऊपर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, छोटी छोटी बात पे आता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए, गुस्सा आने का बेसिक रीज़न क्या है कि हम अपनी बात आपको समझाना चाह रहे हैं, और जब मैं नॉर्मली या पोलाइट वे में अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो वो बस्ट होता है। उसका भी रीज़न क्या है कि कई बार दो शब्द हैं, ये छोटा सा टाइम लेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान दिया हो, दो शब्द होते हैं, एक है एक्सेप्टेंस और एक है इग्नोरेंस। प्रायः हर एज के लोग नॉर्मल चीज़ों को इग्नोर पहले करते हैं, ठीक है ना, चलता है, रहने दे, नहीं समझ रहा, बाद में देखेंगे। वो इग्नोर करने में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, वो स्टोर हो रही है, जी जी इंटरनली वो स्टोर हो रही है। अब स्टोरेज की भी तो एक लिमिटेशन है ना, आप कितना स्टोर करेंगे। हाँ और जिस दिन वो स्टोर होते होते पूरा भर चुका होता है, तो जरा सी बात पे भी ब्लास्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे इरिटेशन का रूप लेता है, फिर वो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन का रूप लेती है, और फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चली जाती है, क्योंकि हम क्लियर नहीं, हमें क्या कहना है। हम लोग सत्संग में प्रायः कहीं भी इन तीन बातों पर बहुत जोर देते हैं। हम एज में, नंबर्स में बहुत बड़े तो हो गए, डिग्रीज हमारे पास बहुत हैं, लेकिन तीन चीज़ हमें अभी भी नहीं आता, क्या कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है। वाह। अगर इन तीन चीज़ों पे कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति ध्यान दे, चाहे फिर वो ऑफिस में काम करने वाला हो या स्कूल या कॉलेज में हो या रिलेशन में हो, कि कब कहना है, क्या कहना है, कैसे कहना है। मैं आया तो था तारीफ करने, पर मैंने कह ऐसे दिया कि भाई झगड़ा हो गया कि ये क्या कह दिया। बिल्कुल। तो वैसा है। हमें कई बार हम किसी से मिलते हैं और हमें लगता है कि हम इनसे पहले भी मिले हुए हैं या ये इंसान मेरे लिए बना है। क्या इसका आप कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से निकालेंगे या ऐसा कुछ है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक ऐसा भी है कि बिल्कुल अध्यात्म के हिसाब से अगर चर्चा करें तो हम सबका कुछ ना कुछ पुराना कनेक्शन है, इसलिए वो जैसे आप वाइब कहते हैं, या किसी ने आपका कुछ अच्छा नहीं किया लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा लग रहा है, किसी ने आपका कुछ बुरा नहीं किया लेकिन फिर भी वो बहुत खराब लग रहा है, उसके पास बैठना ही नहीं अच्छा लग रहा, जबकि आप पहली बार मिल रहे हैं, उसने कुछ किया ही नहीं है आपका, तब भी वो अच्छा या बुरा लगता है। तो कुछ ना कुछ आपका पास्ट बर्थ का 100% है ही। एंड सेकेंड, उसका आज का भी चार्म है ना, आपका खुद का एक संस्कार है। हो सकता है हम पहले कभी नहीं मिले, आप पिछले किसी बर्थ में मिले, आज पहली बार ही मिल रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, जो इंडिविजुअल अपब्रिंगिंग है, जो मेरी खुद की सोच है, विजन, उसका रिफ्लेक्शन तो आएगा ही ना, तो मे बी वो अच्छा हो रहा है उसका। कृष्ण जी, एक इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। आप ऑलरेडी अगर किसी रिलेशनशिप में हैं और काफी देर से हैं और अचानक आपकी जिंदगी में कोई और आ जाता है और आपको लगता है कि यही मेरा वो बंदा था या बंदी थी जिसे मैं ढूंढ रहा था, पर मैं तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हूँ जी, उस वक्त क्या करना चाहिए? किसी भी स्टेज में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। सिर्फ एक इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि सिर्फ मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया। अब मैं बहुत समय से जब रिलेशन में रहता हूँ तो एक टाइम के बाद ना वो चीज़ें मोनोटोनस जैसी हो जाती है, क्योंकि आप एक दूसरे को इन आउट से जानने लग जाते हैं। तो वो जो लाइफस्टाइल में जो एक्साइटमेंट था, जो नई चीज़ें थी, अब आपके गुण कम दिखाई दे रहे हैं, अब आपके जो बैड साइड्स हैं वो मुझे ज़्यादा समझ। अब ऐसे में मुझे कोई नया व्यक्ति मिलता है जो वो भी अच्छा व्यक्ति है, चाहे लड़का है या लड़की है, और उसकी जो क्वालिटीज़ मुझे अट्रैक्ट करे तो मुझे एक्साइटमेंट दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए सही। तो ऐसे स्टेज में कोशिश करनी चाहिए कि न्यूट्रल होकर के हम सोचें और ये बातें क्लियर रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कुछ भी डिसाइड करेंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, तो उसके जो भी अच्छे या बुरे कॉन्सिक्वेंसेस उसको सोच के, सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि बस आ गया तो मैं कहीं बढ़ गया, तो वो कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में ज़्यादा लाता है। तो जब आप विचारधारा सही करके कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, आपका एम क्या है, सोच विचार के करेंगे तो आपका आंसर क्या मिल बात। जाएगा। मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि लोग रिलेशनशिप में होते हैं पर खुश नहीं होते, वो अकेले होते हैं। जी।
ऐसा क्यों होता है और इसका क्या इलाज है? क्योंकि वो रिलेशनशिप में है नहीं। ये ऐसा है कि हम लोग, एक उदाहरण आता है कि एक आदमी दिल्ली में ताजमहल ढूंढ रहा था। तो उसने अच्छा। दूसरे आदमी से पूछा, भाई साहब बहुत परेशान हूं, 1 महीना हो गया मुझे ताजमहल ढूंढ रहा हूँ, मिला नहीं। तो उसने एक थप्पड़ लगा, बोले 6 महीने से मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला नहीं, दिल्ली बहुत बड़ा है। तो ये वैसा है कि जो शांति या सुख मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ और उससे मांग रहा हूँ जिसके पास खुद ही नहीं है। वाह, तो जो जिसके पास है नहीं वो देगा कैसे? ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है। अट्रैक्शन की हम बात करते हैं, आजकल इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है दुनिया में कि कई बार हम एक, जैसे आपने कहा कि गलत इंसान से अट्रैक्ट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब हम उसको उसको क्योंकि हमें गिल्टी फील होता है कि हम इस रिलेशनशिप से इसलिए बाहर नहीं आना चाहते कि उसे बुरा लगेगा, बट हम भी उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, तो उस हालात में क्या किया जाए? देखिए भैया, बहुत सरल बात मैं कहूँ अगर, तो आज हमने अपनी लाइफस्टाइल की जो पेस है ना उसकी स्पीड बढ़ा दी है। हाँ, हम पॉडकास्ट भी 2x में सुन रहे हैं। हाँ, हमको जो भी चाहिए तुरंत चाहिए। अगर वो मोबाइल में बफर भी हुआ 2 मिनट का तो हमको पसंद नहीं है। तो लाइफ ऐसे नहीं चल पाती। कुछ चीज़ों को पेशेंस की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। मैं रिलेशन में तब हूँ जब मुझे रिलेशन का मीनिंग ही नहीं पता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे सोसाइटी में या मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी कमिटेड हैं, इसलिए मुझे भी अपने स्टेटस सिंबल के लिए कोई साथी चाहिए। तो ये तो उसका मोटिव ही नहीं रहा ना। आप किसी और को दिखाने के लिए किसी और के साथ हैं। जब किसी और को दिखाने के लिए कुछ आप कर रहे हैं तो सारी चीज़ें दिखावे में ही हो जाएंगी। और रही बात प्रेम की, जैसे बहुत बार बार आ रही, तो हमारे यहाँ ये कहा गया कि संसार में प्रेम है नहीं, आकर्षण है, अट्रैक्शन है। हमने आज प्यार के शब्द को इतना हल्का, इतना छोटा कर दिया है। ये एग्जाम्पल्स भी हम लोग बहुत बार सत्संग में आता है। ये सारी चीज़ें जो हम आप और चर्चा कर रहे हैं ये पार्ट ऑफ सत्संग ही है। जैसे अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, आज कितना स्तर छोटा हो गया है कि आज मैं आपसे मिला, आपके शूज़ बहुत, आई लव योर शूज़ एंड आई लव यू। मतलब आप में और आपके जूते में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, मैं आपके घर आया, आई लव योर डॉग एंड आई लव यू। So what is the difference between your dog and you? so जी, so आज लव तो हम किसी भी चीज़ को, आई लव दिस कॉफ़ी, आई लव दिस चेयर, आई लव दिस प्लेस, हर जगह हम लव को फ्री में बांटे जाए, जबकि उसकी जो डिग्निटी है या उसका जो मतलब है वो समझ में नहीं आता। कोई प्यार लेने का नाम नहीं है, प्यार देने का नाम है। तत्सुख सुखित्व भाव जो है वो प्रेम है। और प्रेम या सुख या रस जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही मिलेगा। वाह, एक शब्द है जिसे आजकल मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, मैनिफेस्टेशन। जी। क्या हम असल में मैनिफेस्ट करके अपना पार्टनर ढूंढते हैं? अगर हम हमेशा गलत चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें गलत चीज़ ही मिलती है या गलत इंसान की प्राप्ति होती है, और हम अगर हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक अच्छा इंसान ही मिलेगा, ऐसा होता है? मिक्स है थोड़ा। अच्छा। देखिए, जैसे आप संकल्प करते हैं, सरल भाषा में मैनिफेस्टेशन है संकल्प जी, की, जो आप जी, सोच रहे हैं जिस तरह का, तो जाहिर सी बात आप उस तरह की चीज़ें करते हैं, उस तरह की सोच, आपका पर्सपेक्टिव ऐसा हो जाता है तो आप उसी तरह की चीज़ों को देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन चीज़ों का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। लेकिन साथ ही साथ आप कुछ ऐसे भी कर्म करके आए हैं जो पुराने हैं, जो आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो यहाँ तक कहा गया, एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जब भगवान राम को वनवास हो गया और सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ जब वो अपने नगर से बाहर आ गए, तो जब पहली रात उन्होंने निषाद राज के यहाँ अपने फ्रेंड के यहाँ बिताई तो उनको ज़मीन पे सोना पड़ा, घास बिछा के। तो ये देख करके निषाद राज को बहुत गुस्सा आई, क्या मित्र है और आप प्रेम करते हैं, इतना सम्मान है राम का। तो उनको इस बात पे क्रोध आई कि यार ये आज राम राजा बनने वाले थे और केकई की वजह से आज इनको यहाँ जंगल में सोना पड़ रहा, तो उसको देखा नहीं गया। जब आप किसी से प्रेम करते हैं या उसके लिए अच्छा सोचते हैं तो उसकी तकलीफ आपसे नहीं देखी जाती। वो नहीं कह रहा है कुछ, लेकिन आपसे सहन नहीं होता है कि इसको क्यों नीचे सोना पड़ रहा है। तब उन्होंने केकई के लिए कुछ अपशब्द कहे, क्योंकि बहुत इजी होता है आज के टाइम पे ब्लेम जो है एक्सेप्ट करने की जगह किसी और को दे देना। कि आज का इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन वो लाइट ने खराब कर दिया, आज वो कैमरामैन मेरा ठीक नहीं आया था, आज कुछ ऐसा हो गया था, कुछ ना कुछ हम ब्लेम कर देते हैं। तो ये बहुत इजी होता है कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं बेटर पोजीशनिंग पे होता। तो वो भी यही कह रहे हैं कि केकई की वजह से हुआ। और लक्ष्मण जी डिफेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि काऊ ना कऊ सुख दुख कर दाता, कि कोई किसी और को सुख या दुख नहीं दे सकता है। ये आपके खुद के कर्म हैं जो टाइम पे सुख या दुख देते हैं। ऐसा है कि आपने
ऑर्डर तो दे रखा है, डिलीवरी टाइम टाइम पे किसी और के थ्रू हो रही है, तो डिलीवरी में वो खुलेगा वही जो आपने बुक किया था। तो ये वैसा है। तो जो पार्टनर है या कोई भी आपकी लाइफ में 2 मिनट के लिए भी मिलने वाले लोग हैं, तो वही है जो आपने पहले कुछ किया था वो आपको मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन अच्छे काम करने से वो जो उसका इम्पैक्ट है वो कम और ज़्यादा हो जाता है। जैसे कोई मुजरिम है या कोई कैदी है जिसको सज़ा हुई जेल में है, 10 साल की सज़ा है, लेकिन अगर जेल में वो अच्छा बिहेव करता है, अच्छे से रहता है, दूसरों के साथ डिसेंट है, तो क्या किया जाता है, उसकी सज़ा कम कर देते हैं कि चलो भाई 10 की 6 साल कर दो, 4 साल कर दो, 26 जनवरी 2 अक्टूबर को उसको छुट्टी दे दो। सेम कि आपके हो सकते हैं पास्ट कर्म खराब थे, लेकिन आज आप एक अच्छे संगत में हैं, एक अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ जी रहे हैं, किसी सत्संग से जुड़े हुए हैं, आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, तो भोगना तो पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, वो गुरु कृपा से, भजन की कृपा से उसका इम्पैक्ट जो इतना होना था वो कम हो छोटा गया। हो गया। इस चीज में आप यकीन करते हैं कि हम, वो तो आपने बता दिया कि हमने जो भी पुराने कर्म किए हैं वो तो हमें भोगने ही है, जी आज नहीं तो कल, पिछले जन्म में नहीं किया तो वो अभी उसका पूरा जी कर्जा तो निपटना ही है। पर जो हम अभी कर रहे हैं वो तो हमारे कंट्रोल में है। उसका उन वो जो कर्म हम कर रहे हैं ये हमें कब इनका फल कब मिलेगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा सिचुएशन बहुत बुरी है, जी बट हम अपनी तरफ से अच्छा कर करके हार जाते हैं क्योंकि हमारे साथ तो अच्छा हो ही नहीं रहा है। जी। क्योंकि हमारे साथ हमेशा बुरा ही हो रहा है पर हम हमेशा अच्छा कर रहे हैं। देखिए, इसके भी 2 जवाब हैं। पहला, कर्मों की गति को समझते हैं। तो इस बात को अर्जुन ने भी पूछा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्म एक दिन में इतने सारे होते हैं कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं समझना कि जो अब आ रहा है ये नया है, पुराना है, कब का है, मेरा रिफ्लेक्शन है, आपका ही है क्या? तो इसके लिए सरल शब्दों में शास्त्रों में, भागवत जी में कहा गया है कि 3 तरह से कर्मों को आप समझ लें। एक कर्म वो जो आज आप कर रहे हैं, अब ये जा कर के पकेगा और आपको उसका फल भोगना होगा। एक कर्म वो जो आप कर चुके हैं और वो पकने की लाइन में है, पका नहीं है, पकने की लाइन में है। और एक तीसरा जो स्टेज वो है जो अब पक चुका है, अब कभी भी आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। तो अब कर क्या सकते हैं, या ये प्राय बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम लोगों के साथ अच्छे हैं, फिर मेरे साथ खराब क्यों होता है? आज मेरे साथ खराब हो रहा है, मैं अच्छा करते करते आया, गिव अप मैंने कर दिया, मैं थक गया। देखिए, ये सब चीजें अगेन तब होगी, आपको अध्यात्म में ये समझने को मिलेगा कि गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप किसी के गाइडेंस में होते हैं ना, तब इन सारे छोटे छोटे सवालों से बच जाते हैं, क्योंकि जहाँ कंफ्यूजन आए अपने सही पर्सन से जाके पूछ लिया। अभी हमारा गाइड कौन है? जो खुद डूब रहा है उससे हम पूछ रहे हैं, जिसका खुद रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी खुद की जॉब ठीक नहीं है, जिसको खुद का बेचारे का ठीक, उससे पूछ रहे हैं भाई मुझे जॉब के लिए क्या करना चाहिए, भाई तू बता। और वो मजे की बात है कि वो बता भी रहा है। तो ये ऐसा है कि एक डूबने वाला दूसरे डूबने वाले से कह रहा है मुझे बाहर निकाल ले, और वो बचाने की कोशिश भी कर रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। तो वो ये बताता है कि बेटा कि इस सिचुएशन में करना कैसे है। तो जब आप उसके पीछे का पर्पस समझ जाते हैं तो फिर उसका बुरा लगना बंद हो जाता है। अब हमें तो पता है कि हमारे पास वो अवेयरनेस है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। एक रिलेशनशिप में हमें पता है कि ये सही है एक पार्टनर के साथ लॉयल रहना, और ये गलत है चीट करना, पर ये जानते हुए भी हम चीट करते हैं। जी। उन लोगों के लिए जो चीट कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 तरह की बातें हैं। एक बात कही गई कि जो व्यक्ति सो रहा हो उसको जगाया जा सकता है, और जो जागते हुए सोने का नाटक कर रहा हो उसको कोई नहीं जगा सकता। अगर आप ऐसे समझे, एक छोटी सी कथा है कि राजा भोज ने पूछा अपने दरबारियों से कि पाप का बाप कौन है, पाप क्यों करता है आदमी, रीजन क्या है? तो बड़े बड़े लोग नहीं बता पाए, तो उनको बहुत गुस्सा आई कि भाई मैं इतना आपका सम्मान करता हूँ, आज मैंने छोटा सा सवाल पूछा, आप में से कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, तो एक डेडलाइन दे दी कि उस डेट तक अगर नहीं बताया तो मैं सबको जेल में डाल दूंगा। तो वहाँ का जो एक बहुत बड़ा मंत्री था, उसने देखा, बहुत कोशिश की, नहीं समझ में आया, उसको लगा जेल में जाने से अच्छा है, तो उसने थोड़ी गहने और थोड़े जवाहरात जेब में डाल के उसने कहा यहाँ से निकल लो, कम से कम कुछ और किसी राज्य में जाके कर लेंगे, जेल में जाके क्या करेंगे। तो जब जंगल से जा रहा था तो एक गडरिया था जो भेड़ बकरियां चलाता है। तो उसने देखा कि आप देखने में तो कोई मंत्री आदि कोई बड़े आदमी लग रहे हैं, यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं। तो उसने बताया कि राजा ने सवाल पूछा है पाप का बाप कौन है, हमें मालूम नहीं, जेल में बंद कर देगा, तुम भाग रहे। तो उस गडरिया ने कहा कि ये तो इतना सरल सवाल है, मुझे मालूम है इसका जवाब।
तो बोले बता भाई। तो बोले मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले मुझे गुरु बनाओ, फिर मैं बताऊंगा कि इसका जवाब क्या है। तो उसने कहा मैं इतना बड़ा मंत्री, तू जंगल में भेड़ बकरियां चराने वाला, तुझे मैं गुरु बनाऊंगा? मैं नहीं बनाता। तो बोले ठीक है, तो मैं भी नहीं बताता। तो वो आगे चल दिया। अच्छा। तो मंत्री ने सोचा है जंगल है यहाँ, किसने देखा मैंने इसको गुरु बनाया, नहीं बना, बना लेता हूँ। दौड़ करके आए, अच्छा ठीक है तैयार हूँ भाई तेरे गुरु बनाने को। बोले नहीं अब तुमने देर कर दी, अब तुम्हें मेरे पैर भी धो के पीने पड़ेंगे। अब उसने देखा वो नंगे पैर चल रहा है कीचड़ में धूल में। अब वो मंत्री एक स्टेटस को करता है हाइजीन वाला व्यक्ति, उसने उसके पैर देख के एक तो मुंह बनाया। बोले पागल है, तेरे पैर धो के मैं पीऊंगा, दिमाग खराब है, मैं नहीं करता। फिर आगे चल, ठीक तेरी मर्जी। तो मंत्री सोचता है यार जिंदगी में बीमार होने पे कितनी दवाइयां खाई, कितने काढ़े पिए, दवाई समझ के पी ले, जवाब मिलेगा, माला माल हो जाएंगे। फिर दौड़ करके आया, अच्छा ठीक है तैयार हूँ भाई मैं तेरे पैर धो के पी लूँ। बोला अब नहीं, अब पैर भी धोने पड़ेंगे, गुरु भी बनाना पड़ेगा, और इसमें मैं बकरी के 2 बाल भी डालूंगा। अब फिर उसने मना किया, तो उसने मन में सोचा फिर कुछ पता नहीं क्या शर्त बढ़ाएगा, ना जाने खाने पीने में कितनी बार गलती से बाल चला जाता है, मैं ऐसे समझ के कर लूंगा। ठीक है चल भाई, गुरु बनाया, पैर धोए, उसने बाल डाले, जैसे ही पीने लगा तो उसने हाथ रोक लिया। और उस गडरिया ने कहा यही है पाप का बाप। तो बोले पानी? बोले नहीं, लालच, कि तू लालच के चक्कर में इतना बड़ा आदमी हो के मुझे गुरु बनाने के लिए तैयार हो गया, लालच के चक्कर में मेरे पैर धो के पीने के लिए तैयार हो गया, लालच के चक्कर में वो बाल गिरा हुआ गंदे चीजों को लेना चालू कर दिया तूने, इसलिए कि इसके बदले में इनाम मिलेगा। तो जब हम चीट करते हैं, नॉट इन रिलेशन, एनीवेयर, अपनी जॉब में जो मेरे को डिलीवर करना है मैं उसमें कम डिलीवर कर रहा हूँ, वो भी मेरी चीटिंग ही है। मुझे जो ईमानदारी से काम करना है मैं उतना काम नहीं कर रहा हूँ, वो भी चीटिंग है। या किसी के भी साथ जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी ड्यूटी है, जिसके मैं पैसे ले रहा हूँ, उसको ईमानदारी से ना करना, वो भी चीटिंग है। ये कब होता है? या दूसरी तरफ अट्रैक्ट कब हो रहा है? जब उसको लालच आ रहा है, उसको लग रहा है कि इससे बढ़िया मैं इसके साथ रहूंगा, कल के दिन उसको लग रहा है इसके साथ नहीं, इसके साथ ज़्यादा अच्छे से रह रहा हूँ, या ये जॉब मेरे लिए ठीक नहीं, वो जॉब ज़्यादा अच्छा है, फलानी चीज़ ज़्यादा अच्छी। ग्रोथ होना इट्स फाइन, बट किस कीमत पे, बिल्कुल। वो डिफाइन करना। तो जब लालच बहुत होता है तो लालच जो है वो पाप का बाप है। तो जहाँ लालच आएगा वहाँ वो व्यक्ति सोच नहीं पाता कि सही क्या है, गलत क्या है। बिल्कुल सही बात। मोस्टली केसेस में ये होता है लालच की वजह से कि हमारी आंखों पे ऐसा एक पर्दा आ जाता है और हम सोच नहीं पाते हैं, रैशनल नहीं हो पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसी वजह से हम बहुत कुछ गलत कर लेते हैं। और कई बार एक रिलेशनशिप टूट जाता है और हम नए रिलेशनशिप में चले जाते हैं। और नया रिलेशनशिप ठीक चल रहा है बट हम पुराने वाले को भूल नहीं पाए। अब उस सिचुएशन में क्या करें? अब नए वाले की तो कोई गलती नहीं है बट हम पुराने वाले को भी नहीं भुला पा रहे हैं। देखिए यहीं पे निर्णय की बात आई कि यहाँ समझ में आता है कि उस व्यक्ति का विजन क्लियर नहीं है। मैं एक साथ 2 चीजें नहीं कर सकता। मैं किसी के साथ भी रहना चाहूँ और किसी और के बारे में सोचूं, तो मैं यहाँ भी लॉयल नहीं रहा, वहां मैं बना के नहीं आया। तो जरूरी ये है कि मुझे मालूम होना कि मैं आज किसके साथ हूँ, किसी और के लिए एक अच्छी फीलिंग होना, विदाउट एनी करप्शन, दिमाग में गंदगी के बगैर कि अरे नहीं ये बात इसकी अच्छी लेकिन पुराने वाले में अच्छा था। तो ये चीज़ नहीं, क्योंकि हम रिलेशन में कोई सामान या कोई जूता खरीदने नहीं गए हैं कि भाई स्टाइल इसका अच्छा है, कंफर्ट उसका अच्छा था, प्राइस टैग इसका अच्छा है, स्टेटस उसका बढ़िया है। तो इस तरह से रिलेशन नहीं चलते। रिलेशन चलते हैं दिल से दिल की बॉन्डिंग से। अगेन फिर इसको घुमा फिरा के कहें, इसका कारण कहीं सारे सिचुएशंस का जितने भी आप रिलेशन के पूछ रहे हैं या पूछेंगे, इसका रीज़न क्या है? या आपका शुरुआत में इंट्रोडक्शन के बीच में जब बात आई कि पहले कम कंफ्यूजन था या आज ज़्यादा देखने को मिला, तो हमारे यहाँ एक सिद्धांत है जो बहुत जोर दिया जाता है कि नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा। फाइंड द रीजन, रीजन को ढूंढें, रीजन सॉल्व करें। रीजन सॉल्व हुआ, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। जब मैं सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, रीजन मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो 10 दिन बाद वो प्रॉब्लम फिर जनरेट हो जाएगी, वो बार बार जनरेट होगी। फिर मुझे वो भी याद आएगा, उसके पुराने वाला भी याद आएगा, उसके पुराने वाला भी याद आएगा, क्योंकि मैं क्लियर ही नहीं हूँ। जो मैं चाह रहा हूँ, मैं जिसके साथ जुड़ा हूँ, मैं उसके साथ भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं क्या चाह रहा हूँ। और जो मेरी चीज़ है वो मैं दूसरे से चाह रहा हूँ, वो कभी नहीं मिलने वाली है। एक रिलेशनशिप में कभी भी 2 इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। ओपिनियंस अलग होंगी, सिद्धांत अलग होंगे। हो सकता है एक पार्टनर स्पिरिचुअल हो, दूसरा शायद
ज्यादा रोमांटिक हो या उसका कुछ और नेचर हो, अब उन दोनों की विजन्स क्या अलाइन किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं और होते हैं जो समझदार हैं तो आप आपस में जीने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। आज से पहले भी अभी स्पेशली भारत में आज से पहले के आपके हमारे पेरेंट्स की एज के उनके पहले के लोग वो कभी एक जैसे थे ही नहीं। और हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली की खूबसूरती क्या थी, जॉइंट फैमिली इटसेल्फ अ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एक साथ 40 लोग रह रहे हैं। तो जब बच्चा वहाँ पैदा हो रहा है तो 40 तरह के उनको व्यवहार देखने को मिल रहा है कि सबके टेंट्रम्स अलग हैं। मम्मी पोलाइट है तो पापा कड़क है, तो ताऊ जी अलग हैं, चाचा जी अलग हैं, दादा अलग तरह के, मेरा कजन भी है, मेरा बड़ा भाई भी है। अब उन सब के बीच में ना मेरे को सरवाइव करना है कि एक समोसा है और खाने वाले 10 भाई हैं। अब उसके बीच में से समोसा तक कैसे पहुंचना है, तो जो स्ट्रगल है वो उसने बचपन से सीखी है कि कहाँ से पैम्परिंग मिल रही है, कहीं से डांट भी मिल रही है। तो वो जो चीज 40 लोगों के बीच में उसने देखना सीखा तो उसने सबके साथ निभाना उसको आ गया कि चाची को कैसे मनाना है, चाचा को कैसे खुश करना है, दादा कैसे खुश होंगे, मम्मी किस बात पे खुश होगी, भाई कैसे खुश होगा, छोटा वाले से कैसे करना है। तो उसने जो सारी चीजें सीखी। एंड सेकेंड, जो इससे पहले वाली चीज में हम कहना चाह रहे थे कि पहले के जीवन में प्रायः सभी लोगों से सत्संग जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। गुरु आप इतिहास में भी देखेंगे तो राजगुरु हुआ करते थे। जहाँ राजा को भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने गुरु से समझ रहा है। तो उसके पास एक सही सलाहकार है। लाइफ में हमेशा एक सही सलाहकार होना बहुत जरूरी होता है। आपको क्या लगता है कि क्या यही एक बहुत बड़ी वजह है कि पिछले ज़माने और अब के ज़माने में रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते हैं, डिवोर्स रेट ज़्यादा हो गए हैं और यंगस्टर्स में ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? जी, बिकॉज देखिए जब आप सत्संग करते हैं यहाँ किसी भी जनरेशन पे ब्लेम नहीं किया जा रहा है, यहाँ इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की जा रही है कि एक सिद्धांत है कि बिनु सत्संग विवेक ना हो। विवेक इज समथिंग दैट कॉन्शियसनेस विच मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग कॉल्ड विवेक, दैट कॉन्शियसनेस। सो सत्संग क्या करता है, वो कॉन्शियसनेस को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, आपको इंटरनली बताता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो जब आप ये जानते हैं तो आप जिम्मेदारी लेने की आपके अंदर क्षमता आती है, वो लाइबिलिटी लेने का आपके अंदर गट्स आता है, विल पावर आता है। अब जब मैं उधार की जिंदगी जी रहा हूँ क्योंकि मैं अपने गुणों से ज्यादा अपने स्टेटस, अपने ब्रांड्स, अपने कपड़ों, अपने जूतों, अपनी हेयर स्टाइल से दिखाना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये हेयर स्टाइल कोई बहुत बड़ा स्टार फॉलो करता है या कोई क्रिकेटर या कोई फुटबॉलर या कोई और स्टाइल फॉलो करता है, तो मैं भी करके ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। या मैं कोई एक महंगा ब्रांड पहन करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सी हाउ मच आई एम कूल एंड ऑल। सो हम दूसरी उधार की चीज़ों से अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर ये हटा दिया जाए तो आप कौन हैं? आपने अपने गुणों पे कम काम किया है, आपने दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा काम किया है कि ये फलाने ब्रांड की वॉच पहनूंगा तो मेरा स्टाइल आएगा, फलाने ब्रांड का फ़ोन होगा तो मैं दिखूंगा, वो कपड़े पहनूंगा, वो कार होगी, वो रेस्टोरेंट होगा, उस तरह की जगह उस तरह की भाषा बोलूंगा, उस तरह के शब्द बोलूंगा। तो मैं हमेशा उधार की चीज़ों पे मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, जो ऑलरेडी ब्रांडेड है, जिनकी ऑलरेडी कीमत है, उनको लेकर के मैं अपनी कीमत बढ़ाना चाह रहा हूँ। इन सब की जगह सत्संग क्या करता है, भक्ति क्या करती है? देखिए दो चीज़ें, एक मोटिवेशन है और एक भक्ति है। मोटिवेशन आपको सिर्फ जोश दिला देती है। अब जोश तो आ गया, अब आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है तो आप सरवाइव कैसे करेंगे? जोश दिला के मैं आके इस कुर्सी पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन इसके आगे क्या करेंगे? एक दो सवाल के बाद क्या करेंगे? क्योंकि अगर वो चीज कोर में ही नहीं होगी, भक्ति आपको कोर से मजबूत करती है, तो आपको वो विजन आता है, आपका विल पावर बढ़ता है। जब आप भजन करते हैं, माला करते हैं या भगवान को प्रणाम करते हैं तो आपको अंतरात्मा से वो शक्ति मिलती है कि वो मेरे साथ है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं धोखे में यहाँ नहीं आया। तो फिर वो रिलेशन की जिम्मेदारी उठाना या अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाना या जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना या स्ट्रगल में या पैनिक टाइम में या स्ट्रेस के टाइम पे जब बहुत कठिन टाइम ऑफिस में नहीं बन रहा है, मेरा आउटपुट आ ही नहीं रहा है, तो उस टाइम पे भी सरवाइव कैसे करना है, ये बड़ी बात है। तो आप देखिए, चाहे पांडवों की कहानी हो, राम जी की कथा हो, चाहे भगवान कृष्ण की हो, आप देखेंगे इनकी लाइफ स्मूथ नहीं है। पैदा होने से लेके आखिरी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं और उनकी स्माइल नहीं जा रही है, वो उस गम में भी मुस्कुरा लेते हैं, वो राम है। वाह, क्या बात। तो बात इतनी सी है कि हर कंडीशन में आप अपने आप को कंपोज कैसे करें, ये सत्संग बताता है। बहुत ही बड़ी अटैचमेंट हर एक इंसान को होती है, जैसे आपने बताया भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। रिलेशनशिप में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और
इतना ज्यादा कि कई बार हम उस इंसान, जैसे आपने कहा, वो आकर्षण होता है जिसे हम प्रेम समझ लेते हैं, और अटैचमेंट उसके ऊपर फिर आग में घी का काम करती है। तो इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना तो हम जी ही नहीं पाएंगे, और फिर वो शायद वो जो दूसरा इंसान है उस चीज को हमारे अगेंस्ट यूज करते हैं। तो इस अटैचमेंट से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, अटैचमेंट को हिंदी में बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति, जी। आसक्ति का मतलब ही आ सकती, जा नहीं सकते। वाह। तो अटैचमेंट है, आसक्ति है, और ये हर छोटी छोटी चीज से हो जी जाता है। जी जी। वो 2 रुपए का पेन भी लेकर के रखो तो उसके साथ आसक्ति हो जाती है। या ऑफिस में किसी कॉमन एरिया में अगर हम बैठते हैं, कैफेटेरिया में किसी चेयर पे बैठते हैं, तो उससे उससे आसक्ति हो भी हो जाती है। जाती है। अगर मैं गया और उस जगह कोई और बैठा है तो दूसरी टेबल बिल्कुल। पे मुझे लंच अच्छा नहीं लगेगा, मुझे वो कॉफी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ। सो ये अटैचमेंट है छोटी छोटी चीजों से। वो अटैचमेंट को बिलीव करने के लिए हम तरह तरह की चीजों उसके साथ जोड़ देते हैं कि ये तो मेरा लकी कप है, ये लकी शर्ट है, लकी शूज है, क्योंकि उससे आसक्ति है। अब मैं उसको जस्टिफाई कैसे करूं? ये वाला जो कवर है ये मेरे लिए बहुत लकी है, ये नहीं लेके गया था इसलिए मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ। तो अब आसक्ति से डील कैसे करें, जो सवाल है हमारा। तो सवाल में देखिए, हमारे यहाँ संतों ने एक चीज बताई कि वो की है, उसका नाम है अभ्यास। धीरज और अभ्यास, पेशेंस और प्रैक्टिस, इनके कॉम्बिनेशन के साथ, और व्हेन यू नो द एम, द अल्टीमेट एम, एंड इन सब के ऊपर सुपीरियर जो है वो है गुरु कृपा। हमारे यहाँ माना गया है कि बिना गुरु कृपा के कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब गुरु साथ में रहेगा उसका फायदा क्या है समझे। क्या जरूरत है, मैं बिना गुरु के भी कर लेता हूँ, मैं कोई क्रैश कोर्स कर लेता हूँ। जब क्रैश कोर्स करते हैं इसलिए जल्दी क्रैश हो जाता है, तो क्रैश कोर्स नहीं, जी जो जी। फुल कोर्स है। हाँ। फर्क क्या पड़ता है, देखिए, जब मैं अपनी चीज अपने एफर्ट से समझता या करता हूँ तो धीरे धीरे ना ईगो बढ़ता है कि मैंने किया, मैं आज यहाँ तक अपने स्ट्रगल से पहुंचा हूं। वो अहंकार हो गया, और अहंकार नीचे गिराता ही गिराता है। और जब गुरु के थ्रू सीखते हैं तो अहंकार का पॉइंट ही नहीं होता, मुझे तो आता ही नहीं था, कैसे किया, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया। आप इतना अच्छा कैसे इंटरव्यू लेते हैं, नहीं मैंने, मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया। तो आप क्रेडिट लेंगे कैसे, और जब क्रेडिट आप नहीं लेंगे तो ईगो किस चीज पे करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब ईगो ही नहीं है तो आप किसी भी चीज से अटैच कैसे होंगे, वो सारी चीज बिलोंग ही उनको कर रही, मेरी है वाह। ही नहीं, तो मैं अटैच कैसे हूँ, सब उसका है, तो वो जाने। तो मैं तो उसकी कृपा को ही अनुभव कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं कहाँ था, मेरे गुरु ने, उनकी कृपा ने मुझे कहाँ पहुँचाया। तो मैं किस चीज़ के लिए ईगो फील करूँ या किस चीज़ के लिए अटैच फील करूँ, हाँ मैं उनसे अटैच हूँ। तो अटैचमेंट से दूर होने का तरीका, सही विजन, प्रैक्टिस, पेशेंस के साथ। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ऐसी कि हमने 2 दिन किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, हमको प्यार हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। किसी भी चीज को, जैसे हम लोग सत्संग में बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गुस्सा है, तो अब हम छोटे हैं कि कोई चुटकी दवाई या कोई मंत्र पढ़ा हो और गुस्सा चला जाए, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने नियम ले लिया कि मैं डेली 1 घंटे गुस्सा नहीं करूंगा, भाई मैं 8 से 9 गुस्सा नहीं करूंगा। आप 1 घंटे की प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लगता है कि 1 घंटा मेरा अच्छा होने लगा, तब 1 घंटे को 2 घंटे कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 10 कर लीजिए। सेम जैसे एक्सरसाइज में होता है, आप पहले कम स्पीड में दौड़ते हैं, कम वेट को उठाते हैं, और धीरे धीरे करते करते आप सादा करते ज्यादा हैं। चीजें करने लगे, क्योंकि आपकी बॉडी भी धीरे धीरे कैपेबल होती है। हमारे कहा गया गुस्सा 3 प्रकार का है। एक है पत्थर पे लकीर की तरह, कि खिंच गई तो फिर मिटेगी नहीं। एक है रेत पे लकीर की तरह, बना थोड़े टाइम में मिट जाएगा, हवा चली कोई चला। और एक है पानी पे लकीर की तरह, आया और गया। खत्म हो। वाह। तो गुस्सा कैसा हो, पानी पे पानी पे लकीर। लकीर। जरूरी है, आप काम करते हैं, आपको किसी को सीख देनी, लेकिन गुस्सा कैसा, ऊपर ही हो, वाह। पानी के लकीर सा, वाह। कहाँ खत्म हो गया, बहुत। फिर आप और हमारा प्रेम चालू है, ठीक है। क्या बात है, कितनी सरल तरीके से, इतनी अच्छी भाषा में आपने समझा दिया। गुस्सा, पेशेंस एक रिलेशनशिप में बहुत बड़ी की है, बट दोनों में ही, दोनों पार्टनर्स में आजकल ये इतनी ज्यादा कमी है पेशेंस की कि कोई दूसरे की आवाज हल्की सी ऊंची होती है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, और अगर किसी ने गुस्से में बोल दिया कुछ, तो उस दूसरे वाले में भी पेशेंस नहीं है, तो वो भी बोल देगा। तो ये पेशेंस कैसे डेवलप किया जाए? कीमत से। जब आपकी कीमत ज्यादा है तो मेरे अंदर पेशेंस आ जाएगा। जब किसी चीज की कीमत ज्यादा होती है, मुझे वो चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंस रखते हैं। मुझे वो कार चाहिए, वो वॉच चाहिए, वो मोबाइल चाहिए, मेरा बजट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंस के साथ जोड़ते सेव हैं, करते सेविंग हैं। करते हैं जी कि एक जी। दिन आएगा
तब मैं उसको परचेज करूंगा। तो आप पेशेंस के साथ ही आगे, आप इरिटेट नहीं हो रहे हैं कि अरे अभी तक नहीं आया, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी मैं उस योग्य नहीं हूँ, मेरे पास वो वाह। पैसा नहीं। आप पेशेंस के साथ, क्योंकि उसकी कीमत है। जब रिलेशन में सामने वाले की कीमत होगी, आपके पास अपने आप पेशेंस आएगा बेहतरीन। कि ठीक है, इसने कह दिया कोई बात नहीं, पर ये मेरे लिए ज़्यादा कीमती है, तो इसके लिए मैं इतना सुन सकता हूँ। क्या बात। और दूसरी बात, एक और चीज़ भैया जो बहुत ज़रूरी है, जो आपके सारे क्वेश्चंस में है और ये सब जगह देखने को मिलता है, उसका कारण ये है क्योंकि मैं अपने मन की इच्छा आपके अंदर देखना चाह रहा हूँ। वो पॉसिबल नहीं है। ये हमने सुना है कि रिश्तों में दोनों को साथ में चलना पड़ता है, पर एक बहुत बड़ी हकीकत है कि रिश्ते में आपको चलना पड़ता है। मैं आपके साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप भी मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं जब एक्सपेक्ट करूंगा तो एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो दुख का बीज है। जहां आपने किसी भी फील्ड में उम्मीद लगाई, एंड में आपको दुख मिलने वाला है। और अगर पूरी हो गई उम्मीद, तो लालच बढ़ने वाला है, अब एक नया एक्सपेक्टेशन आएगी। एक्सपेक्टेशंस को तो हम रोक ही नहीं सकते, बट एक्सपेक्टेशंस कैसे रोका जाए? आप, ये तो बहुत नेचुरल है कि जब आप एक रिश्ते में आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस वो नेचुरल है कि आ ही जाएंगी कि ये ऐसा होना चाहिए, उससे उससे इस हिसाब से मेरे घर वालों से बात करनी चाहिए, उसे इस हिसाब से मुझसे बात करनी चाहिए, उसे मेरे से दिन में इतने घंटे बात करनी चाहिए। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस आ जाती है। इसमें उल्टा ये हो रहा है कि मैं प्यार उससे कर रहा हूँ और बदलना उसे चाह रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश में भी आई लव यू में भी आई पहले है, यू तो बाद में आ रहा है। आई और यू के बीच में लव है। हाँ। और मैं आई को हटा के सिर्फ यू को चाह रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, हाँ। तुम वैसा करो। ये नहीं होने वाला। जी। आपको वृंदावन का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जाने लगे, 11.5 साल तक लगभग वो वृंदावन में रहे। तो महारानी राधा रानी हैं, गोपियां हैं जो उनसे प्रेम करती, अटैच नहीं है, आकर्षित नहीं है, प्रेम में है, विशुद्ध प्रेम, डिवाइन प्रेम में है। तो उन्होंने रास्ता रोका, भाई आप जिससे प्रेम करते हो वो छोड़ के जा रहा है। अब व्हाट्सएप नहीं होगा, इंस्टा पे नहीं मिलेगा, फेसबुक नहीं है, कुछ नहीं है, जा रहा है, आप किसी भी तरह से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। कब मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मालूम, तो ऑब्वियसली आप रोकोगे ना, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। और जब इतना प्रेम है, तो राधा रानी ने क्या कहा, अब आपको प्रेम की डेफिनेशन बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अगर श्री कृष्ण को मथुरापुरी जाने में सुख मिलता है, तो हमारा सुख उनके सुख में है। वाह। तो उन्हें जाने में सुख मिलता है तो उन्हें जाने दो। जब वो मथुरा चले गए तो वहां एक कुब्जा थी। तो कुछ गोपियों ने आके बताया कि अब तो कुब्जा के हो गए, तुम जिसको याद कर रही हो, अच्छा। तुम जिसकी याद में रो रही हो, इंतजार करो, कुब्जा के हो गए। तो दूसरे सखियों ने कैसे रिएक्ट किया, तो कहियो मदन गोपाल को कि मदन गोपाल से कहना कि वो इस डर से नहीं आ रहे हो कि अब कुब्जा के हो गए, तो कोई बात नहीं, आ जाए, कुब्जा को भी ले आए, हम राधा कृष्ण की जगह कुब्जा कृष्ण के गीत गा लेंगे। वाह, क्या बात। तो किसी ने पूछा कुब्जा बहुत सुंदर है, बोले नहीं, उसके कुबड़ निकला, टेढ़े चलती है। तो बोले ये कौन से सीधे है, ये त्रिभंगी लाल। तो भली बनी जोड़ी है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। वहां से द्वारका चले गए, 16,108 विवाह कर लिए। तब उन्होंने कहा अब भूल जाओ, अब तो उसका विवाह हो गया। तब उन्होंने एक लाइन कही, हम उनसे प्रेम करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमसे प्रेम करें। तो वैसे ही रिलेशन में मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो मैं आपको बदलना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा मैं कैसे बेहतर हो सकूं आपके लिए। आपसे उम्मीद करने की जगह मैं अपने अंदर इतना प्रेम भरूं कि आप मेरे लिए वैसे बन सके। आज कृष्ण किनकर जी के साथ बैठकर इतना एक बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई है, एक ऐसे एहसास की अनुभूति हुई है जो कभी कभार आपको ऐसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स में देखने सुनने को मिलता है। ऐसा इंसाइटफुल, इसे मैं इंटरव्यू भी नहीं कहूँगा, इसे मैं सत्संग ही कहूँगा। इतना कुछ जानने को मिला, ऐसा आपके सारे सेंसेस खुल गए। सच में मैं तो चाहूँगा कि इसे और ज़्यादा 1-2 घंटे और बढ़ाया जाए, बट क्योंकि टाइम क्रंच है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का, एंड हमारे सभी ऑडियंस को एनलाइटन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया, पर जाने से पहले 2 बातें, ये हम लोग हर सत्संग में एंड में कहते हैं, 2 बातों का निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पूरे कॉन्वर्जेशन में कोई भी एक बात अच्छी लगे, उस एक बात को जरूर इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें, अदरवाइज का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सुना, बहुत अच्छा लगा, आपने कमेंट किया, खत्म हो गया। लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो ना जाने कौन सी एक बात हमारी लाइफ को बदल दे और हमारा कल्याण हो। और दूसरा, सदा प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि मुस्कुराहट जो है ना, वो दुख की शत्रु है। क्या बात। दुख
और मुस्कुराहट दोनों साथ नहीं रह सकते। आपने कभी हंसते हुए परेशान आदमी को देखा? कोई हंस रहा, क्या बात है? बोले 10 लाख का घाटा हो गया। आप हंस रहे, क्या बात? बोले नौकरी चली गई। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। दुखी और मुस्कुराहट दोनों साथ में नहीं रहते। तो अगर मुझे रहना ही है, एंड ऑफ द डे इट्स माई लाइफ, तो मैं मुस्कुरा के क्यों ना जीऊँ। और ये सब जितना भी आपने सुना, ये हमारे गुरुजी ने एक ग्रंथ प्रकट किया, श्री कृष्ण चरितमानस। ये सब जितनी भी शिक्षाएं हैं, जो भी मैंने कोशिश करी, मुझे तो कुछ भी आता नहीं, सब गुरुजी की ही कृपा है। तो ये उस ग्रंथ की वजह से है। जैसे श्री रामचरितमानस है, हर्ड अबाउट रामचरितमानस, कि जहाँ एक ग्रंथ में पूरा राम जी का चरित्र आता है, वैसे ही ये श्री कृष्ण चरितमानस है, जिसमें पूरा संपूर्ण चरित्र दोहे चौपाइयों में सेम रामचरितमानस की तरह आता है। ये भी लोगों को पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आपके इसके थ्रू अगर लोगों को पता चले कि श्री कृष्ण चरितमानस भी है, उसको भी पढ़ा जा सकता है, उसमें सारे के रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि तो पहला कॉन्वर्जेशन आपका हमारा है, शॉर्ट में जो हम चर्चा कर सकते थे करी। ठाकुर जी ने चाहा तो बहुत जल्दी फिर दोबारा अच्छे से। डेफिनेटली, थैंक यू। राधे राधे।